सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। Hello student, today we are going to start chapter number 10 of class 4th EVS book and the name of our chapter is Agriculture and Livestock. कृषि और पशु, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले देख लेते हैं क्या क्या लर्निंग पॉइंट्स है हमारे इस चैप्टर के। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू नो अबाउट, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमें पता होगा द एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर कृषि और लाइफ स्टॉक यानी पशु इंडिया के जो है क्या है वो। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन इन इंडिया, इंडिया में जो डिफरेंट टाइप की अलग अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे हुई वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, जो इंडिया है भारत है वो एग्रीकल्चर मीन्स कृषि पालन देश है। यहाँ पे इंडिया में ज्यादातर लोग जो है वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। इंडिया इज द मोस्ट एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ अबाउट 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। जो एग्रीकल्चर है यानी कृषि जो है वो इंडिया की करीबन 2/3 जो पॉपुलेशन है, 2/3 जो जनसंख्या है भारत की वो एग्रीकल्चर करती है यानी वो खेती करती है। मोर देन 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज लिविंग इन विलेज एंड इन्वॉल्व इन फार्मिंग। इंडिया के 70% तक जो लोग हैं वो विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं और वो फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। एग्रीकल्चर आवर farmer provide us with a variety of food crop and raw material like lentils, sugar, oil, jute and milk। जो हमारे फार्मर हैं वो प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे फूड क्रॉप, बहुत ज्यादा फसल की वैरायटी मीन्स बहुत सारे फसल उगाते हैं। उसमें जो रॉ मटेरियल्स हैं जैसे कि शुगर है, ऑयल है, तेल है, जूट है, मिल्क है, ये सब जो फार्मर्स हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं मीन्स हमें देते हैं। लैंड इज द मेजर सोर्स एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एज वेल एज विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप। जो लैंड है वो बहुत मेजर सोर्स है और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है जो कि हेल्प करती है फसल के उगने में। लैंड जमीन इज एन फिक्स्ड असेट दैट कैन नॉट बी एक्सपेंड। जमीन एक ऐसी असेट है, एक ऐसी चीज है जो कि बढ़ाई नहीं जा सकती, जो बढ़ती नहीं है। फार्मर इन इंडिया ग्रो अ वाइड वैरायटी ऑफ बोथ फूड एंड कैश क्रॉप। जो फार्मर है इंडिया में वो बहुत ज्यादा वैरायटी उगाते हैं फूड की और कैश क्रॉप की। कैश क्रॉप मतलब वो क्रॉप जिसको बेच के पैसे कमाए जा सके उसे बोलते हैं कैश क्रॉप। अकॉर्डिंग टू समर एंड विंटर सीजन, जो फार्मर है वो खेती समर और विंटर सीजन के अकॉर्डिंग करते हैं। खारिफ क्रॉप इज ग्रोन इन समर। जो खारिफ क्रॉप है वो समर में, गर्मी में उगाई जाती है, लाइक राइस, मेज, मिलेट, कॉटन, जूट एक्सेट्रा। जो खरीफ क्रॉप है वो ये है। रबी क्रॉप लाइक वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पल्सेस एक्सेट्रा आर ग्रोन इन विंटर। जो रबी क्रॉप है वो है वीट यानी गेहूं, ग्राम यानी चना, मस्टर्ड यानी सरसों, पल्सेस यानी दाल, ये विंटर में उगाई जाती है, सर्दी में उगाई जाती है। रेनफॉल इरिगेशन फैसिलिटी, रेनफॉल इरिगेशन फैसिलिटी, नेचर ऑफ सॉइल, purpose of production, size of field and technology are some main factor which affect the basis of different type of agriculture in India। रेनफॉल यानी बारिश, इरिगेशन यानी सिंचाई करने की फैसिलिटी और जो सॉइल का नेचर है यानी मिट्टी का जो नेचर है वो डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्शन है वो कैसा होगा। फील्ड का साइज और टेक्नोलॉजी कुछ ये मेन फैक्टर है जिससे इंडिया में एग्रीकल्चर किया जाता है। डेयरी फार्मिंग, फार्मर एडॉप्ट डेयरी फार्मिंग वेयर एज रेनफॉल इज लेस देन 80 सेंटीमीटर। वहां के फार्मर जहां पे बारिश कम होती है वहां के फार्मर जो है वो डेयरी फार्मिंग करते हैं।
ज्वार, बाजरा, पल्सेस आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। इस टाइप की जो फार्मिंग है वहां पे ज्वार, बाजरा और पल्सेस दाल उगाई जाती है जहां पे बारिश कम होती है। राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका आर द लैंड एरियाज वेयर फार्मर अडॉप्ट डेयरी फार्मिंग। ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ के जो फार्मर हैं, जहाँ के जो किसान हैं वो डेयरी फार्मिंग करते हैं। इरिगेटेड फार्मिंग। अब इरिगेटेड फार्मिंग क्या होता है वो देखते हैं। Where the rainfall is between 80 centimeter to 200 centimeter, in such area, irrigation from the rainfall along with the surface of water under the surface water is done. जहाँ पे जो रेनफॉल है, बारिश है, अगर वो 80 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है तो यहाँ पे जो इरिगेशन है, सिंचाई है, वो बारिश से की जाती है और साथ ही साथ पानी जो है वो जमीन से निकाला जाता है। ऐसी फार्मिंग को इरिगेटेड फार्मिंग कहा जाता है। वीट, राइस, शुगर केन आर ग्रोन अंडर इट। यहाँ पे जो है वीट यानी गेहूं, राइस यानी चावल, शुगर केन यानी गन्ने यहाँ पे उगाए जाते हैं। इट इज अडॉप्टेड इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये जो इरिगेटेड फार्मिंग है ये कहाँ होती है? ये पंजाब में होती है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में। वेट फार्मिंग। अब वेट फार्मिंग क्या होता है वो देखते हैं। वेयर रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर, जहाँ पे जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, देयर वेट फार्मिंग इज डन, वहां पे वेट फार्मिंग की जाती है। राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप। यहाँ पे जो राइस और जूट है वो मेन क्रॉप है, मीन्स यहाँ पे ज्यादा जो फार्मिंग किसी की जाती है, राइस की और जूट की। फार्मर इन वेस्ट बंगाल, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मालाबार प्रैक्टिस इट। ये जो फार्मर है इन स्टेट के वो वेट फार्मिंग करते हैं। टाइप ऑफ क्रॉप। अब क्रॉप के टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। बेस्ड ऑन देयर यूजेस, इनके यूजेस के बेस पे, मीन्स इनकी जो इंपॉर्टेंस है उसके बेस पे इंडिया में दो टाइप की क्रॉप्स होती हैं। एक होता है फूड क्रॉप और एक होता है कैश क्रॉप। फूड क्रॉप, द क्रॉप दैट पीपल ईट एज फूड आर कॉल्ड फूड क्रॉप। वो क्रॉप जो लोग खाते हैं खाने के लिए उसे कहते हैं फूड क्रॉप। दोबारा से, वो फसल जो लोग खाते हैं उसे कहते हैं फूड क्रॉप। दीज क्रॉप फॉर्म द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल। ये जो क्रॉप है, ये जो फसल है ये लोगों के द्वारा खाई जाती है। द मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया आर, इंडिया की जो मेन फूड क्रॉप है वो है राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स एंड पल्सेस। ये मेन क्रॉप है इंडिया में। राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। जो राइस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। इट ग्रो वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड एरिया वेयर गुड अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल। ये बहुत अच्छा ग्रो होता है जहाँ पे हॉट, गर्मी, और ह्यूमिड, जहाँ पे ह्यूमिड एरिया मीन जहाँ पे बहुत ज्यादा उमस होती है, वहां पे जो राइस है वो बहुत ज्यादा उगता है। अगर वहां पे पानी सही तरीके से अवेलेबल। बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला आर द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। ये जो स्टेट है यहाँ पे राइस, चावल बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं। राइस इज द स्टेपल फूड इन द सॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो राइस है, चावल है, वो बहुत ज्यादा खाने वाला, बहुत ज्यादा खाया जाता है सॉर्थन और ईस्टर्न, इंडिया के साउथ और ईस्टर्न पार्ट में। Wheat is the second most important food crop। जो wheat है, गेहूं है, आटा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। पहला कौन सा था? राइस, और दूसरा कौन सा है? व्हीट। इट ग्रो बेस्ट इन कूल एंड ड्राई कंडीशन। ये बहुत अच्छा ग्रो करता है अगर मौसम ठंडा होता है या फिर ड्राई, सूखी कंडीशन, सूखा होता है वहां पे। इट इज द विंटर क्रॉप, इसीलिए इसे विंटर में उगाया जाता है, सर्दियों में उगाया जाता है, क्योंकि उस वक्त ठंडा मौसम होता है और ड्राई कंडीशन होती है।
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आर द मेजर बीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे सबसे ज्यादा वीट उगाई जाती है। इट इज द स्टेपल फूड ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का ये स्टेपल फूड है, मीन्स नॉर्थ इंडिया में ये बहुत ज्यादा खाया जाता है। मिलेट इंक्लूड ज्वार, बाजरा, रागी इज जनरली ग्रोन इन हाईली ड्राई रीजन ऑफ इंडिया। जो मिलेट है मीन्स छोटे मोटे जो अनाज है जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये इंडिया के जो हाईली ड्राई मीन्स वो रीजन जहाँ पे बहुत ज्यादा सूखा होता है वहां पे उगाया जाता है, जैसे हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट। यहाँ पे मिलेट बहुत उगाए जाते हैं। मिलेट क्या होता है? वो अनाज जो छोटे बड़े अनाज होते हैं, जैसे दाल हो गया, ये सब जो आते हैं सब मिलेट में आते हैं। पल्सेस आर वेरी रिच इन प्रोटीन एंड आर ऑल्सो यूज्ड एज फोडर फॉर कैटल। जो पल्सेस है, दाल है, उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है और वो कैटल के लिए भी फॉडर का काम करते हैं, मीन्स कैटल भी इन्हें खाते हैं। कैटल मतलब गाय भैंस जो होते हैं, जो पशु होते हैं, वो भी इन्हें बहुत अच्छी तरीके से खाते हैं। Hence, pulses are grown on large scale। इसीलिए जो पल्सेस है, दाल है, उन्हें बहुत ज्यादा उगाया जाता है इंडिया के सभी पार्ट में। These include ग्राम्स। ये जो है, जो पल्सेस है, इसमें कौन कौन सी दाल आती है? ग्राम चना आता है, बीन्स आती है, बीज मटर आता है, मूंग, अरहर, उड़द, इन सब की दाल आती है। अब बात करते हैं कैश क्रॉप की। कैश क्रॉप क्या होता है? These crop are sold for foreign exchange and provide raw material to industry। ये जो क्रॉप है ये सोल्ड की जाती है, ठीक है, और ये इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उसे कहा जाता है कैश क्रॉप। दोबारा से, फूड क्रॉप वो क्रॉप जो खाने में इस्तेमाल की जाती है, कैश क्रॉप वो क्रॉप जो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होती है इंडस्ट्रीज में। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल की तरह यूज होती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में। द मेन कैश क्रॉप ऑफ इंडिया आर ऑयल सीड, शुगर कैन, टी, कॉफी, स्पाइसेस, जूट, टबैको एंड रबर। ये जो है ये इंडिया की मेन कैश क्रॉप है। शुगर कैन इज यूज्ड फॉर मेकिंग शुगर एंड जगरी यानी गुड़। जो शुगर कैन है यानी जो गन्ना है, उसका इस्तेमाल होता है चीनी बनाने में और गुड़ बनाने में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है, भारत है, वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है गन्ने का। मीन्स दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ उगाया जाता है? इंडिया में। उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर अमंग द इंडियन स्टेट। और सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ उगाया जाता है इंडिया में? वो है यूपी। यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना उगाया जाता है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ उगाया जाता है? इंडिया में। और इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा गन्ना उगाया जाता है? वो है आपका यूपी। ऑयल सीड यानी तेल के बीज, वो क्या है? ग्राउंड नट। ग्राउंड नट यानी आपका मूंगफली। मस्टर्ड, सरसों, कोकोनट, सनफ्लावर, सीसम, सैटर सीड, स्लीन सीड एंड मैनी मोर। और भी बहुत सारे ऑयल सीड उगाए जाते हैं। दे आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया के डिफरेंट पार्ट में उगाए जाते हैं, जैसे कि पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। यहाँ पे ये उगाए जाते हैं। टी एंड कॉफी आर इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप ऑल्सो ग्रोन इन आवर कंट्री। टी और कॉफी भी बहुत इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है जो हमारी कंट्री में उगाई जाती है। एंड इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टी, चाय पत्ती कहाँ प्रोड्यूस की जाती है? इंडिया में। इट इज मेनली ग्रोन इन दार्जिलिंग। और इंडिया के कौन से स्टेट में, कौन से शहर में सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूस की जाती है? दार्जिलिंग में। असम, नीलगिरी हिल इज इन द साउथ। दार्जिलिंग में, असम में, नीलगिरी हिल्स में सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में। कॉफी इज ग्रोन इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। वही जो कॉफी है वो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में ग्रो की जाती है, उगाई जाती है। फाइबर क्रॉप। अब बात करते हैं फाइबर क्रॉप क्या होती है। फाइबर क्रॉप ऑफ इंडिया, जूट, कॉटन आर मेन। जूट और कॉटन जो है वो मेन फाइबर क्रॉप है इंडिया में। जूट इज यूज टू मेक बैग, कारपेट एंड मैनी अदर्स थिंग। जो जूट है उसका इस्तेमाल किया जाता है बैग बनाने में, कारपेट यानी जो फ्लोर पे चटाई बिछाई जाती है उसको बनाने में, और भी बहुत सारी चीजें बनाने में।
इट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड उड़ीसा। ये वेस्ट बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा में उगाया जाता है। कॉटन इज ग्रोन इन पंजाब। वही जो कॉटन है, ऊन है, वो पंजाब में, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में उगाया जाता है। स्पाइसेस यानी मसाले इंक्लूड कार्डामन, क्लोव, ब्लैक पेपर, चिली, cinnamon, nutmeg, etc. to add taste and flavor to our food. ये जो स्पीसीज है, मसाले हैं, ये हमारे फूड में, हमारे खाने में टेस्ट डालते हैं, फ्लेवर डालते हैं। दे आर ग्रोन इन केरला। इसे केरला में, कर्नाटका में उगाया जाता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। अब इन सब का जो आप नाम पढ़ रहे हैं, इनका क्या मतलब होता है? क्लोव यानी लौंग, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, चिली यानी मिर्च, सिमन यानी आपका धनिया, कार्डामन होता है आपकी कार्डामन यानी आपका कार्डामन यानी इलायची, क्लोव यानी लौंग, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, चिली यानी मिर्ची, सिनामन यानी आपकी दालचीनी, ठीक है, एंड नटमग यानी जायफल। ये कुछ ऐसे स्पाइसेस हैं, मसाले हैं जो कि आपके खाने में टेस्ट डालते हैं। दे आर ग्रो इन केरला एंड कर्नाटका विच रिसीव हैवी रेनफॉल। ये मोस्टली केरला और कर्नाटका में ग्रो किए जाते हैं जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। फ्रूट वेजिटेबल आर ग्रोन नियरली एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो इंडिया के लगभग हर पार्ट में ग्रो किए जाते हैं। हर जो इंडिया का हर एक अंग है वहां पे ग्रो किया जाता है। एप्पल इज ग्रोन इन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। मैंगो, एप्पल जो है वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। और जो मैंगो है वो उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार में उगाया जाता है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसी हुई, क्या हुआ, वो पढ़ते हैं। A lot of changes occurred in agriculture sector over a period of time which gave growth and development to agriculture. बहुत सारे बदलाव आए एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में। बहुत टाइम लगा, मीन्स बहुत टाइम से बहुत सारे चेंजेस आए एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर कृषि में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई, बढ़ोतरी हुई, डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। ठीक है। इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में, फार्मर प्लग फील्ड विद द एनिमल एंड सिंपल टूल। वो जो पुराने समय में जो फार्मर्स थे, किसान थे, वो खेत को प्लग करते थे, मीन्स वो एनिमल और सिंपल टूल से खेत को जोतते थे। एवरीथिंग वॉज डन मैनुअली, सब कुछ मैनुअली किया जाता था, मीन्स सब में बहुत मेहनत लगती थी। नाउ अ डेज, अब many modern machine and technique are used by the farmer and India has made great progress in this field. अब सब कुछ मशीन, अब बहुत सारी मशीन है, टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके फार्मर ये सब चीजें करते हैं और इंडिया ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है, बहुत ज्यादा प्रगति की है इस फील्ड में। कौन सी फील्ड में? एग्रीकल्चर फील्ड में। द गवर्नमेंट हैज बीन ब्रिंगिंग आउट वेरियस स्कीम टू प्रोवाइड एजुकेशन। जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, एंड इक्विपमेंट टू फार्मर सो दैट दे माइट यूज बेटर साइंटिफिक मेथड टू ऑफ फार्मिंग टू इंक्रीज द टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है जिससे वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, मीन्स शिक्षा दे सके, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज दे सके फार्मर को, जिससे वो साइंटिस्ट के द्वारा ये जो फार्मिंग की मेथड, साइंटिस्ट के द्वारा जो फार्मिंग की खेती करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढे गए हैं उसको वो जान सके और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर सके, बहुत ज्यादा वो अनाज उगा सके।
The government also provide loan with very low interest rate to make the farmer able to buy land, equipment, fertilizer and better seed, animals, etc. गवर्नमेंट ने लोन भी प्रोवाइड किया है बहुत कम इंटरेस्ट पे, बहुत कम ब्याज पे फार्मर्स को, किसान को, ताकि वो जमीन खरीद सके, नए नए इक्विपमेंट, नए नए जो इक्विपमेंट आई हैं, औजार आए हैं, उन्हें खरीद सके, फर्टिलाइजर खरीद सके, अच्छे अच्छे बीज खरीद सके, एनिमल्स खरीद सके, ताकि वो उससे फार्मिंग कर सके, ठीक है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके। द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ अ रीजन टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ फार्मर। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है किसी भी राज्य की, वो फार्मर की जरूरतों का ध्यान रखती है, टेक केयर करती है, मतलब जरूरतों का ध्यान रखती है। द गवर्नमेंट ऑफन इंक्लूड वर्कशॉप। जो गवर्नमेंट है वो कंडक्ट करता है वर्कशॉप, मीन्स गवर्नमेंट जो है वो टाइम पे कुछ समूह या मेला लगाती है जहाँ पे वो फार्मर को हर चीज के बारे में बताती है। फार्मर आर यूजिंग हाई यील्ड वैरायटी सीड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। जो फार्मर है, किसान है, वो अच्छी क्वालिटी के बीज यूज कर रहे हैं, अच्छे कीटनाशक केमिकल यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, जो वो अपनी फार्मिंग में यूज करते हैं। They have replaced animal and plug with combined harvester and tractor for fast and easy plugging and farming. जो फार्मर है उन्होंने एनिमल्स को रिप्लेस कर दिया है, उसकी जगह पे वो ट्रैक्टर यूज करते हैं अपने फ्लग को, अपने खेत को जोतने के लिए। It is about 1970 when all these changes were brought in by the movement which has made India self-sufficient in food production. 1990 तक ये सारे चेंजेस इंडिया में आ गए थे, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया फूड ग्रो करने में। दिस मूवमेंट इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन एंड हरित क्रांति। ये जो मूवमेंट है इसे ग्रीन रेवोल्यूशन और हरित क्रांति कहा गया है। लाइफ स्टॉक यानी पशु। एग्रीकल्चर ऑल्सो इंक्लूड लाइफ स्टॉक रेयरिंग। जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, उसमें लाइफ स्टॉक रेयरिंग यानी पशुपालन भी आता है। पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशिंग भी आता है। पोल्ट्री फार्मिंग यानी फार्मिंग जो एनिमल्स के प्रोडक्ट की जाती है, एनिमल जो खाते हैं, ठीक है, जैसे डेयरी हो गया, ये सब जो आता है वो पोल्ट्री फार्मिंग में आता है। एनिमल दैट आर कीप्ड ऑन फार्म फॉर आवर यूज। वो एनिमल जो फार्म में रखे गए हैं हमारे यूज के लिए, बेनिफिट एंड प्रॉफिट, आर कॉल्ड लाइफ स्टॉक। उन्हें पशु पालन कहते हैं। ब्रीडिंग एंड ब्रिंगिंग अप फार्म एनिमल इज कॉल्ड लाइफ स्टॉक रेयरिंग। फार्म एनिमल मीन्स वो एनिमल जो खेती में काम आते हैं, उनको सही तरीके से पालना, उनका पालन पोषण करना, उसे लाइफ स्टॉक रेयरिंग कहते हैं, मीन्स उसे पशुपालन कहते हैं। काउ बफेलो आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर। जो काउ है, गाय है और भैंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मर के लिए। आर टुगेदर कॉल्ड कैटल, इन्हें कैटल्स कहते हैं। कैटल गिव अस मिल्क फॉर विच मिल्क प्रोडक्ट लाइक कर्ड, चीज, क्रीम, बटर एक्सेट्रा आर मेड एंड मेक आवर फूड कंप्लीट। ये जो कैटल है ये हमें मिल्क देते हैं, जिससे कर्ड बनता है, दही बनती है, पनीर बनता है, क्रीम बनता है, मक्खन बनता है, जो हमारे खाने को कंप्लीट करता है। लाइफ स्टॉक हेल्प अस इन मैनी वे। पशु और भी बहुत तरीके से हमें हमारी मदद करते हैं। They help the farmer in field like bull and oxen. ये फील्ड में भी बहुत हेल्प करते हैं, मीन्स जो मैदान है फार्मर्स की, उसमें भी जो पशु है वो बहुत हेल्प करते हैं। जैसे जो बुल्स हैं, बैल हैं, वो फार्मर की खेती में मदद करते हैं, खेत जोतते हैं, सामान इधर उधर लेके जाते हैं। हॉर्स, ऑक्सन, बुल आर यूज्ड टू पुल कार्ट टू ट्रांसपोर्ट फार्म प्रोड्यूस टू द मार्केट। जो हॉर्सेस हैं, घोड़े हैं, ऑक्सन है यानी जो बैल है, जो बुल्स हैं, वो मदद करती हैं सामान ढोने में। शिप प्रोवाइड अस वूल। जो शिप है, भेड़ है, वो हमें ऊन प्रोवाइड करते हैं, ऊन देते हैं। कैमल आर वेरी यूजफुल टू कैरी लोड ऑफ पीपल इन डेजर्ट एरिया। जो ऊंट है वो बहुत ज्यादा लाभदायक है सामान उठाने में डेजर्ट एरिया में, यानी रेगिस्तान की जैसी जगहों पे।
न्यू ब्रीड ऑफ कैटल आर बीइंग डेवलप्ड विच हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। और भी नए नए ब्रीड आ रहे हैं जो कैटल्स के, और भी जो नए ब्रीड है, और भी नई जो जाति है वो मदद करती है एनिमल फार्मर की मिल्क प्रोड्यूस करने में। दिस इज नोन एज व्हाइट रेवोल्यूशन, इसीलिए इसे व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। क्या होता है व्हाइट रेवोल्यूशन? जो एनिमल की वजह से जो फार्मर्स की लाइफ में चेंज आया है, उस चेंज को हम कहते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। फिशरी ऑल्सो प्रोवाइड अस फूड एंड सोर्स ऑफ इनकम। जो फिशरी है यानी जो मछली पालन है, वो भी हमें खाना और इनकम देती है। कल्टीवेशन ऑफ फिश फॉर कमर्शियल पर्पस इज ऑल्सो बीइंग डन इन आर्टिफिशियल पॉन्ड। मछली का जो कल्टीवेशन है, मीन्स मछली को भी पाला जा रहा है आर्टिफिशियल पॉन्ड में। आर्टिफिशियल पॉन्ड मतलब एक तालाब खोद के उसमें पानी भर देते हैं, फिर उसमें मछली डाल देते हैं, फिर उस मछली को बेचते हैं, उससे भी फार्मर्स को बहुत मदद मिल रही है। इसे कहा जाता है पैसिकल्चर। जो ऐसा कल्चर होता है, मीन्स मछली को पालते हैं, उसको बेचते हैं, इस कल्चर को कहा जाता है पैसिकल्चर। फिश आर ड्राइड एंड फ्रोजन फॉर एक्सपोर्ट। फिश को ड्राई किया जाता है, फ्रोजन किया जाता है। फिश जो मछली है उन्हें एक्सपोर्ट किया जा रहा है। एक्सपोर्ट मतलब एक जगह दूसरी जगह भेजा जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग इज ऑल्सो बीइंग डन ऑन अ लार्ज स्केल इन आवर कंट्री। जो पोल्ट्री फार्मिंग है वो भी बहुत ज्यादा हमारी कंट्री में इस वक्त की जा रही है। hen, duck, geese are reared for their egg and meat। जो hen है मीन्स मुर्गी है, बत्तख है, इन सब को रेयर किया जाता है, मीन्स पाला जाता है उनके एग के लिए, उनके अंडे के लिए और मीट के लिए। ये है हमारा पोल्ट्री फार्म। एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग इज ऑल्सो यूज इन विलेज टू प्रोड्यूस बायोगैस विच इज रिन्यूएबल एंड चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। एनिमल वेस्ट जैसे कि गाय का गोबर, ये विलेज में यूज किया जाता है जिससे बायोगैस प्रोड्यूस होती है, जो कि बहुत ज्यादा सस्ती एनर्जी है, जिससे गांव में खाना बनाया जाता है। कुछ ऐसा दिखता है बायोगैस, ठीक है, जहां से गैस निकलती है और जो गांव में जो लोग हैं वो इससे खाना बनाते हैं। इन विलेज में फार्मर ऑक्यूपाई देमसेल्फ इन बोथ एग्रीकल्चर एज वेल एज एनिमल रेयरिंग साइमल्टेनियसली। विलेज में, गांव में जो किसान है वो अपने आप को एग्रीकल्चर में, कृषि में और साथ ही साथ पशु पालन में इन्वॉल्व करके रखा है उन्होंने, मतलब वो ये दोनों काम करते हैं। दिस सिस्टम ऑफ ऑक्यूपेशन इज नोन एज मिक्स्ड फार्मिंग। इस सिस्टम को मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। मतलब अगर जो फार्मर है वो एग्रीकल्चर भी करते हैं और साथ ही साथ वो एनिमल्स को पालते भी हैं, ऐसी जो ऑक्यूपेशन है फार्मर्स का, उन फार्मर्स का जो ऑक्यूपेशन है उन्हें मिक्स फार्मिंग कहते हैं। एनिमल आर ऑलवेज यूजफुल एंड फ्रेंडली टू अस। एनिमल जो है वो हमेशा हमारे लिए लाभदायक और हमारे फ्रेंड होते हैं। दे सर्व अस फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। वो हमारे साथ जन्म से मृत्यु तक रहते हैं। दे आर आवर ट्रू वेल्थ। ये हमारा सही वेल्थ है, मीन्स हमारी सही जो हमारा सही पैसे है, सही इन्वेस्टमेंट है, वो एनिमल्स है। दे हैव बीन हेल्पफुल टू लीव अस ऑलवेज एंड फॉर एवर सिंस अर्ली टाइम। ये हमेशा हमारे लिए हेल्पफुल रहे हैं, लाभदायक रहे हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ देम एंड ऑलवेज बी काइंड टू देम। हमें हमेशा उनका ख्याल रखना चाहिए और उनके प्रति हमेशा दयालु रहना चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यूज जो हमने इस चैप्टर में पढ़े, चलिए वो हम देख लेते हैं। मोर देन 90% ऑफ इंडिया population is living in village and involved in farming. More than 70% of Indian population is living in village and involved in farming. इंडिया का जो 70% तक की जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है और वो फार्मिंग, खेती करती है। खरीफ क्रॉप इज ग्रोन इन समर सीजन। जो खरीफ क्रॉप है वो समर सीजन में ग्रो की जाती है। व्हीट, राइस, शुगर केन आर ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। जो व्हीट है, राइस है, शुगर केन है, वो पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में ग्रो की जाती है, ठीक है, उगाया जाता है। व्हीट एंड राइस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। जो व्हीट है यानी चावल है, जो राइस है और व्हीट है मींस जो चावल है और गेहूं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है
हमारे इंडिया में। जूट एंड कॉटन आर मेन फाइबर क्रॉप, जूट और कॉटन मेन फाइबर क्रॉप है। एग्रीकल्चर ऑल्सो इंक्लूड लाइफ स्टॉक रेयरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशिंग। एग्रीकल्चर में ही पशुपालन, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशिंग आता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर स्टूडेंट, जिसमें हमने ये देखा कि इंडिया में एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है, किस टाइप का एग्रीकल्चर होता है, कहाँ कहाँ किस टाइप के एग्रीकल्चर इंडिया में किया जाता है, इंडिया में लोग पशुपालन कैसे करते हैं, उस पशुपालन से कमर्शियल पर्पस में कैसे यूज करते हैं, मतलब उससे वो पैसे कैसे कमाते हैं, और क्या क्या रेवोल्यूशन आए इंडिया में, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, वो सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। आई होप आपको समझ में चैप्टर आ गया होगा। थैंक यू।